नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेकानंद त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मैं सर्वप्रथम कुलपति महोदय को प्रणाम करूंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उनकी छत्रछाया में इस प्रकार के एक सार्थक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तत्पश्चात मैं इस फोरम में उपलब्ध सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करूंगा और उनको भी मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इस विषय पर, इस ज़रूरी विषय पर एक बहस कराने, एक चर्चा कराने का जो कार्यक्रम, जो बीड़ा उठा रखा है, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अपने मुद्दे पे आऊँगा और अपने जो मेरी चर्चा है, जो हमारी बातचीत का दौर है, मैं उसको शुरू करूँगा। पर मैं उससे पहले आप लोग को बता दूँ कि इस पूरी चर्चा के दौरान मैं कुछ कविताओं का भी प्रयोग करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप उन कविताओं से अपने आप को जोड़ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो कविताएं क्या कहना चाह रही हैं, वो वर्तमान परिस्थितियों में किस हिसाब से ज़रूरी हैं, कितनी आवश्यक हैं। जो आज का मेरा विषय है जिस पे मुझे बोलना है, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऑन स्टूडेंट एंड देयर गार्जियंस। पर मेरा फोकस ज़्यादा इस बात पे है कि किस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन, या जिसको हम लोग रिमोट लर्निंग या रिमोट एक्सेस लर्निंग का नाम से भी जानते हैं, उसका असर किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक तौर से किस प्रकार से हमारे छात्रों पे होगा और उसके अलावा उसका असर किस प्रकार से छात्रों के परिजनों पे होगा। इस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। पर मेरा फोकस ज़्यादा इस बात पर रहेगा कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव किस प्रकार से छात्रों पे रहेगा। सबसे पहले हम लोग एक कविता से शुरुआत करेंगे। ये बहुत ही महान कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। मैं इनको अपना सीनियर भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्टूडेंट भी रहा हूँ, ये भी यहीं पे रहे हैं और यहीं के फैकल्टी भी रहे हैं। तो उनकी एक बहुत ही मशहूर कविता भूख है तो सब्र कर से हम लोग इस आज की वर्तमान परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा, मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ तो फासला रख कर छुआ, गड़गड़ाने को यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भर कर गाली या दो, आह भर कर बद्दुआ, क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज लगती है यहाँ, लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। ये जो आज की वर्तमान परिस्थिति है, ये उसके लिए मुझे सबसे मोस्ट एप्ट कविता लगती है, जो कि वर्तमान परिदृश्य को वो करती है, जिसमें पहली दो लाइनें हमारे दिल्ली में बैठे हुए राजनीतिक जो सलाहकार हैं, या कह लीजिए जो राजनीति और हमारे देश के लिए जो कहते हैं नीतियाँ निर्धारक हैं, नीति निर्धारक लोगों के लिए हैं। दूसरी हम लोगों के लिए है कि हम लोग किस प्रकार से अपने आप को रख रहे हैं इस माहौल में, कैसे हम लोग जी रहे हैं, किस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। और तीसरी जो जो दो लाइनें हैं वो बेसिकली हमारे अपने मीडिया को मैं डेडिकेट करूंगा कि उन लोग का और कोई काम तो नहीं है, वो बस यही सब कर रही हैं। और जो आखिरी दो पंक्तियां हैं वो इस पूरे इस माहौल का जो लबो लबाब है वो इस तरीके से निकाल के रख रही हैं कि हम लोग कितना मिस कर रहे हैं अपने उस नॉर्मल सिचुएशन को जिसमें हम लोग पहले जिया करते थे। आज के तौर पे तो हम लोग कितने लिमिटेड हो गए हैं, रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, हर एक चीज़ करने से पहले कितनी बार सोचते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, मैं पहले इस हिस्से को कवर करूंगा। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें बेसिकली क्या है कि आपका शिक्षक कहीं और बैठा है, स्टूडेंट अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं या वो भी कहीं और बैठे हैं। शिक्षक और छात्र भौतिक तौर पे एक दूसरे के साथ उपस्थित नहीं हैं, सूक्ष्म तौर पे या वर्चुअल तौर पे वो एक दूसरे के साथ ज़रूर उपस्थित हो सकते हैं, पर वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं या जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसमें जनरली ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। और अगर इस चीज़ को कंपेयर करें हम, एक जो रियल क्लास है, जो पहले की क्लासेस हुआ करती थी जिसमें शिक्षक भी उपस्थित होते थे, छात्र भी उपस्थित होते थे, दोनों आमने सामने बैठ के फिजिकली भौतिक तौर पे आमने सामने बैठ के एक दूसरे से इंटरैक्ट किया करते थे। तो उस परिस्थिति को अगर हम ध्यान में रखें और अगर उसके कंपोनेंट्स को हम अगर डिवाइड करें, तो जो एक क्लास है उसके कंपोनेंट्स, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, पीयर स्टूडेंट हैं, और जो क्लास अब्लिक जो इंस्टीट्यूशन जिसमें वो पढ़ रहे हैं उसका एनवायरनमेंट है, और जो तमाम तरीके की गैर अकादमिक गतिविधियां हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो हैं। वो किसी भी क्लास में किसी भी समय आप जाएं तो आपको ये तीन चार चीज़ें हमेशा वहाँ पे उपलब्ध मिलेंगी, और यही एक क्लास को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, यही एक क्लास को, कक्षा को बनाती हैं। वो वहाँ के उस माहौल को बनाती हैं, वहाँ पढ़ने वाले एक पढ़ने का जो माध्यम है, जो पढ़ने का माहौल है, उसको बनाती हैं।
मैं आगे बढ़ूँ से पहले मैं बता दूं कि बेसिकली 4 मॉडल हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं इस पूरे चर्चा के दौरान। अभी हम लोग सबसे पहले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जिसको मैं कहता हूं कि रीथिंकिंग मैस्लोज मॉडल इन करंट सिनेरियो। वर्तमान परिस्थितियों में मैस्लो के मॉडल को दोबारा देखने और समझने की ज़रूरत आन पड़ी है। वैसे तो इनका मॉडल यूनिवर्सली मोटे मोटे तौर पे एक्सेप्टेड है, बट आज के सिनारियों में इस मॉडल को दोबारा सोचने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, या कुछ और हमें सोचने या समझने की ज़रूरत है। मैस्लो की हायरार्की नीड हम लोग हर कोई जानते हैं कि किस हिसाब से वो उन्होंने दिया था, जो उन्होंने कैटेगराइज किया था। तो पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले जो सबसे लोअर ऑर्डर नीड्स हुआ करती हैं उनको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं या बायोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, जिसमें आपका हंगर, सेक्स, थर्स्ट, स्लीप, होम्योस्टैसिस, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर दूसरे लेवल पे सेफ्टी नीड्स हैं, जिसमें हमारी सेफ्टी ऑफ बॉडी, ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, ऑफ रिसोर्सेज, तमाम तरीके की चीज़ें वो इन्वॉल्व होती हैं। तीसरी में बिलोंगिंगनेस की नीड है, नीड ऑफ एफिलिएशन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हम फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी या इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, फ्रेंडशिप वगैरह की बात करते हैं। तीसरे लेवल पे जब हम आते हैं तो हम यहाँ पे सेल्फ एस्टीम या एस्टीम की बात करते हैं, जिसमें हम सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट फॉर द सेल्फ एंड अदर्स, इन सारे मुद्दों के आसपास घूमते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन वो एक सबसे टॉप की पोजीशन है जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल माना जाता है, वहाँ पे बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। वहाँ पे जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें मोरालिटी है, क्रिएटिविटी है, स्पॉन्टेनिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लैक ऑफ प्रेजुडिस है, एक्सेप्टेंस ऑफ एक्ट्स है, आपका एकदम फ्री फ्रॉम बायसनेस होना, और लोगों के लिए अपने जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आपका सर्विस है, उसको निछावर कर देने वाले लोग जो हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन वाली स्टेट में कहे जाते हैं, जिसमें बहुत मुश्किल से गांधी जी, मदर तेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान हस्तियाँ, नेल्सन मंडेला जी जैसे महान हस्तियाँ उसमें शामिल होती हैं। अगर हम इस पूरे हायरार्की को 2 हिस्सों में बांटना चाहें तो जो ये सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम वाले जो 2 लेवल हैं इनको हम हायर ऑर्डर नीड्स कहते हैं, और जो बाकी 3 हैं जिसमें फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड बिलोंगिंग है, उनको हम लोअर ऑर्डर नीड्स कहते हैं। और एक इसका एक पदानुक्रम का, इस हायरार्की का एक अपना तरीका है जिसमें हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। पर आज की वर्तमान परिस्थिति में हम लोग इन 2 डिवाइड्स में बढ़ चुके हैं। हम हायर ऑर्डर नीड्स और लोअर ऑर्डर नीड्स के बीच में बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अभी हाल फिलहाल हायर ऑर्डर नीड्स के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं और नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अभी जीवित रहना, जिंदा रहना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारी सबसे पहली नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड या बायोलॉजिकल नीड, हम उसके बारे में सोचें और उसके बारे में हम काम कर सकें, उसको हम इंश्योर कर सकें कि हम जीवित रहेंगे। मुझे नहीं पता कि कल मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं कहाँ से मैं किससे मिलूँ, किससे मुझे कोरोना हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो जाए, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, वहाँ पे डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करने से मना कर दे कि भाई पहले आप जाइए, कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेके आइए, फिर मैं आपको हाथ लगाऊंगा। तो सिनेरियो इस तरीके का है कि अनसर्टेनिटी हर जगह प्रिवेल कर रही है, हर जगह एकदम छाई हुई है। आपको उससे बचना है किसी तरीके से भी, और इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं फिर आपकी सेफ्टी है वो दांव पे लग जाती है। आपकी सेफ्टी आपके शरीर की, आपकी जॉब की। आप लोग देख रहे हैं किस हिसाब से इस रिसेशन के दौर में, कोविड-19 के इस रिसेशन के दौर में महाराष्ट्र, गुजरात और तमाम तरीके की जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स जिनको कहा जाता था, वहाँ से कितने मज़दूर, कितने लोग अपनी नौकरियाँ, अपने काम को छोड़ छोड़ के वापस अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं। तो वो वहाँ पे उनकी जो सेफ्टी नीड्स है वो कहीं ना कहीं जो कहते हैं, क्या कहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। और जो तीसरी है बिलोंगिंगनेस वाली नीड, ये यहाँ पे मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग एक दूसरे से मिलने में भी डर रहे हैं, मिलने जुलने में भी डर रहे हैं। टेलीफोनिकली या रिमोट फॉर्म में हम लोग एक दूसरे से कंटैक्ट में बने हुए हैं। फिजिकली हम लोग मिलना पसंद नहीं करते हैं अनटिल अनलेस बहुत मजबूरी ना हो। इसका कारण है कि हमें नहीं पता कि सामने वाला किस किस से मिल के आया है, कि कहीं वो कोरोना वाहक तो नहीं है। तमाम तरीके की चीज़ें जो दिमाग में है, जो तमाम तरीके के एप्रीहेंशन हैं जो आपके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। इस वजह से आप इन्हीं 3 जो आपकी जो नीड्स हैं, इन्हीं में आप फंसे हुए हैं। उसके बियॉन्ड अगर आपको जाने के लिए कह दिया जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। मैं अपना ही बताऊं, अगर मुझसे ऑफिस जाने के लिए कह दिया जाता है, ऑफिस जाके कोई काम करने के लिए कह दिया जाता है, तो मुझे भी 4 बार सोचना पड़ता है। मेरे घर वाले भी मेरे ऊपर चिल्लाते हैं कि भाई
ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, क्या यहाँ से बैठ के काम नहीं कर सकते हो, इतने सारा काम तो यहाँ से घर से बैठ के करते हो। तो कई काम ऐसे हैं जहाँ पे आपको भौतिक तौर पे उपस्थित होना होता है, पर उस भौतिक तौर पे उपस्थिति वो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 नीड्स के चक्कर में जो कहते हैं हैम्पर होने लगती है। तो जब हम अब इस पूरे सिनारियो को जब हम अपने ऑनलाइन एजुकेशन के या ऑनलाइन टीचिंग के दौर में लेके आएंगे तो चीज़ें एकदम बदल जाएंगी। बच्चों से अभी हम ये बात करें कि साहब आपको क्लास करनी है ऑनलाइन ही, तो वो कैसे कर पाएंगे जब वो पहली ही 3 नीड्स में फंसे हुए हैं। उनको भी ये नहीं पता है कि आज शाम को उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक डिप्राइव्ड इकोनॉमिकल स्टेटस से आते हैं या सोशल स्टेटस से आते हैं। उनको नहीं पता है कि कल तक उनके माता पिता की नौकरी है या नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि जो रिसोर्सेज वो आज अवेल कर पा रहे हैं वो आगे आने वाले भविष्य में अवेल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर बहुत बुरा चल रहा है। तो अगर हम ऐसे समय पे उन पे ये दबाव बनाएंगे कि नहीं साहब आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, तो ये एक अपने आप में उनके ऊपर एक और मुसीबत का पहाड़ तोड़ने जैसा होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं। मैं ज़्यादातर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, पर जो पढ़ना चाहते हैं, वास्तविकता में जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमें सोचना होगा और इस प्रकार से सोचना होगा कि वो एक दबाव के तौर पे ना रहे, वो उनकी स्वेच्छा से रहे, वो उनकी मानसिक स्थिति जब सुदृढ़ रहे तब वो पढ़ें। अदरवाइज ये होगा कि हम तो अपना कोरम पूरा कर देंगे पढ़ाने लिखाने का, पर वो क्या पढ़ पाएंगे, वो क्या समझ पाएंगे, इस बारे में कोई वो नहीं है। तो इसलिए पहले हमें ऑनलाइन एजुकेशन की बात करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उनकी ये इंश्योर करें कि उनकी पहली 3 नीड्स कंप्लीट हो रही हैं। इसको एक कविता के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं। सर विश्वदयाल सर सक्सेना जी की एक बहुत मशहूर कविता है, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, और लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले 2 के पेट भरे हुए थे। ये उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कविता से लिया गया है। ये बहुत ही एक तरीके से इमोशनल भी करती है ये कविता। बच्चा अगर खाली पेट है तो आप उससे पढ़ने के लिए नहीं बोल सकते, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉडल 2, रिलेटिव डिप्राइवेशन एंड एकेडमिया। ये एक ऐसा कंसेप्ट है रिलेटिव डिप्राइवेशन जिसको हम लोग हिंदी में सापेक्षिक वंचन, इंग्लिश में तो रिलेटिव डिप्राइवेशन, और जो उसका सबसे मुझे लगता है कि सही तर्जुमा है जो वो उर्दू में है, एहसास कमतरी। एहसास कमतरी जैसा नाम ही बता रहा है कि आपको ये फीलिंग होना कि आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं, उपलब्ध नहीं हैं, आप उसके लायक हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दैट बट स्टिल यू आर नॉट हैविंग इट। तो एकेडमिया में ये रिलेटिव डिप्राइवेशन कैसे काम कर सकता है जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करेंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन की जब भी हम बात करेंगे, हम अपने इंडियन सिनारियो की बात करें तो हमारे भारत देश भर में तमाम तरीके के लोग रहते हैं, तमाम तरीके के सामाजिक वर्गीकरण के लोग रहते हैं, आर्थिक वर्गीकरण के लोग रहते हैं, पर अभी हमारा फोकस आर्थिक वर्गीकरण पे होगा। तो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी हमारे देश में हर जगह है, कहीं अमीर लोग हैं, कहीं गरीब लोग हैं, कहीं मध्यम वर्गीय लोग हैं, हर तरीके की जो एक स्ट्रेटा है वो हमें देखने को मिल जाएगा। इस इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी की वजह से हर घर में या कई घरों में या तो लैक ऑफ रिसोर्सेज है या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब बहुत से लोग हैं जिनके घर में स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है। बहुत से घर हैं जहाँ पे स्मार्टफोन है, इंटरनेट एक्सेस है, लैपटॉप भी है, पर लैपटॉप और मोबाइल और इंटरनेट एक्सेस करने की जो साधन है वो एक हैं, पर उसके दावेदार 3 हैं। मान लिया घर में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और उन दोनों या तीनों की क्लास एक ही समय पे चल रही है या आगे पीछे भी चल रही है, तो वो एक घर में कलह का वजह बन जाती है कि कौन पहले यूज़ करेगा, किसकी क्लास पहले है, कौन बाद में यूज़ करेगा। और उसमें इस सिनेरियो में हमें बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम या ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज कर सकें। कि ये जो लैक ऑफ और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये कहीं ना कहीं क्योंकि ये हर घर में नहीं है, कुछ घरों में है, कुछ घरों में नहीं है। जिन घरों में है वहाँ पे ये दिक्कत होगी कि लिमिटेड होने पे या नहीं होने पे वो अपनी तुलना करेंगे अन्य अपने सहपाठियों से जिनके यहाँ वो सुविधा है। तो इस वजह से एक रिलेटिव डिप्राइवेशन, एक सापेक्षिक वंचन या एहसास कमतरी की जो फीलिंग है, जो भावना है, वो कहीं ना कहीं विकसित होगी। और ये केवल यहीं पे नहीं विकसित होगी, ये जो एकेडमिक स्टाफ है उसमें भी डेवलप होगी। उसमें कैसे डेवलप होगी वो भी मैं इस बारे में बात करूँगा
कि लैक और लिमिटेड ऑफ रिसोर्सेज केवल स्टूडेंट्स के हाउस पे नहीं है, उनके घरों पे नहीं है, वो साथ ही साथ आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी है। वैसे तो हमारे संविधान में कहा गया है कि किसी भी आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पर हर स्तर पे उसका किस हिसाब से तोड़ निकाला गया है वो हम सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। इसी तरीके का तोड़ हमारे एकेडमिया में भी है। आईआईटी हैं, आईआईएम हैं, तमाम तरीके के और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि प्रीमियम कहलाते हैं, और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जिनका काम केवल एजुकेशन देना है, जिनका काम केवल यूजीसी और एमएचआरडी के बताए हुए नियम और कानूनों के आधार पर चलना है। मैं माफ़ी चाहूँगा, पर कहीं ना कहीं मुझे इस बात के लिए अपना जो विरोध है वो दर्ज कराना पड़ेगा। आईआईटीज़ आईआईएम में किसी भी तरीके की, मेरे अपने नज़रिए से किसी भी तरीके की रिसोर्सेज की कमी नहीं है। दे आर गेटिंग द हाई स्पीड इंटरनेट, दे आर गेटिंग द ample amount of storage capacity, they are getting this recording studio and all kind of facility which is required for the online education is there for them. पर अगर आप बात करें किसी यूनिवर्सिटी की, किसी कॉलेज की, तो वहाँ पे कितने रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, कितनी क्षमताएं हैं, कितने लोग उससे जानकार हैं, कितने टेक्निकल हैंड्स हैं अवेलेबल, आप भी जानते हैं बड़े अच्छे से, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि यूजीसी और एमएचआरडी के लिए आईआईटी और यूनिवर्सिटी सब एक बराबर आ जाती हैं, वो एक ही लेटर में सबको आदेश जारी कर देता है, पर जब आपको लेटर मिलेगा तो आपको कैसा फील होगा एज एन एकेडमिशियन कि साहब हम कहाँ से ये कर पाएंगे, हमारे पास तो इतनी सुविधाएं नहीं हैं, और जब हम ये बना पाएंगे तो क्या वो क्वालिटी कंटेंट रहेगा? क्वालिटी कंटेंट नो डाउट हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे तैयार करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें इस बात का भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसमें अगर हम इन टेक्नोलॉजीज़ और इन सारे रिसोर्सेज को जोड़ेंगे तो वो जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी और उसकी रीच और ज़्यादा बच्चों तक हो पाएगी। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि ये बेसिकली जो रिलेटिव डिप्राइवेशन है ये भी दो तरीके का होता है। एक ईगोइस्टिक रिलेटिव डिप्राइवेशन है, दूसरा फ्रेटर्नलिस्टिक ईगोइस्टिक डिप्राइवेशन है, सॉरी रिलेटिव डिप्राइवेशन है। तो जो ईगोइस्टिक रिलेटिव डिप्राइवेशन है, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, ये एक इंडिविजुअल के लेवल पे फील किया जाता है जब उसको लगता है कि वो किसी चीज़ के योग्य था पर उसे वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, और एक दूसरा शख्स है उसको वही चीज़ मिल पा रही है जबकि वो उसी के बराबर या उससे कमतर है उसके। तो ये एक ईगोस्टिक रिलेटिव डिप्राइवेशन को जनरेट करता है। वहीं फ्रेटर्नलिस्टिक रिलेटिव डिप्राइवेशन ये एक समूह के द्वारा फील की गई एक भावना है, जिसमें एक सामूहिक तौर पे ये भावना महसूस की जाती है कि साहब हमारे समूह को ये सुविधाएं नहीं हैं पर दूसरे समूह को ये सुविधाएं हैं। जो बात मैंने अभी आपकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वर्सेस आईआईटी आईआईएम्स की है, या प्रीमियर इंस्टीट्यूट वर्सेस रेगुलर इंस्टीट्यूट्स की है, ये भावना कहीं ना कहीं रेगुलर इंस्टीट्यूट्स के जो एकेडमिक स्टाफ हैं उनमें ये कहीं ना कहीं जनरेट होगी। तो जो ईगोस्टिक रिलेटिव डिप्राइवेशन है वो स्टूडेंट्स के मन में जनरेट होगा, गार्जियंस के मन में जनरेट होगा, और वहीं फ्रेटर्नलिस्टिक वो स्टूडेंट्स के मन में भी और जो एकेडमिक स्टाफ है उसके मन में भी जनरेट होगा। इन दोनों की वजह से क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से हैम्पर करेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ हैम्पर करेगा? रिसेंटली अभी आज से 4 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी कि केरल में एक बच्चे ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि वो ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, और उसके बाकी और साथी संगी वो उस ऑनलाइन एजुकेशन के जो पोर्टल्स हैं या जो उनकी अवेलेबिलिटी है उसको वो लोग एक्सेस कर रहे थे, वो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे थे, वो बेचारा आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ऐसा उसका सोचना था, और उस दबाव में आके, उस तनाव में आके उसने ऐसा गलत कदम उठा लिया। तो कहीं ना कहीं हमें इस मॉडल को ध्यान में रखना होगा कि हम कैसे करें कि जिससे हमारा जो ये रिलेटिव डिप्राइवेशन वाला फिनोमेना है ये मिनिमम लेवल पर रहे, क्योंकि ये आपकी दोनों ही, जब भी रिलेटिव डिप्राइवेशन जनरेट होगा आपके दिमाग में तमाम तरीके के नेगेटिव इमोशनल जो फीलिंग्स हैं वो जनरेट भी होंगी। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मतलब अपने तीसरे मॉडल की तरफ, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है जो मैंने प्रपोज कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। इसमें है क्या कि फिजिकल प्रेजेंस, भौतिक उपस्थिति अपने आप में एक अलग तरीके का प्रभाव डालती है। ये भौतिक उपस्थिति दो समूहों की है और दो तरह से प्रभाव डालेगी। पहला आपका पीयर ग्रुप, जब आप क्लास में होते हैं तो आपके क्लास में आपके अलावा आपके अन्य साथी भी होते हैं, और वहाँ पे उनके होने से एक अलग किस्म का माहौल बनता है। ये हर कोई जानता है, हम सभी लोग अपने स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस को बड़े अच्छे से इससे रिलेट कर सकते हैं कि कैसे हमारे क्लास में तब मन नहीं लगता था जब हमारा अच्छा साथी नहीं आया होता था, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता था, अगर वो क्लास में नहीं है किसी वजह से तो हमारा मन नहीं लगता था, और कैसे जो कहते हैं अन्य साथी हैं उनकी वजह से हमारे ऊपर कैसे पीयर प्रेशर पड़ता है, एक
समूह का दबाव पड़ता है, और समूह के दबाव की वजह से कम्पिटिटिवनेस, एक क्या कहेंगे इसको, कि कंपटीशन की फीलिंग आती है। और साथ ही साथ ये कम्पिटिटिवनेस ही नहीं, ये आपका ग्रुप सपोर्ट भी करता है। ये बेसिकली सोशल साइकोलॉजी के सोशल फैसिलिटेशन और सोशल इनहिबिशन कंसेप्ट से जो कहते हैं इन्फ्लुएंस है, जहाँ आपका सोशल फैसिलिटेशन आपके दोस्तों की उपस्थिति से आपके परफॉर्मेंस, आपकी लर्निंग स्किल्स में बढ़ोतरी होती है। वहीं सोशल इनहिबिशन से आपके जो ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप थोड़ा रंज रखते हैं, जिनसे आप थोड़ा मनमुटाव रखते हैं, उनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस कैसे घटती बढ़ती है, इन सारी चीज़ों पर फोकस्ड है। वहीं दूसरी तरफ जो क्लास में जो शिक्षक है उसकी उपस्थिति भौतिक उपस्थिति के हिसाब से प्रभाव डालती है, ये हम सब बड़े अच्छे जानते हैं। मैं तो उसको इस तरीके से अपने बच्चों को समझाता हूँ कि जब हम लोग के क्लास में शिक्षक नहीं होता है तो हम लोग किसी परमाणु में घूमने वाले उस इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, उस प्रोटॉन की तरह होते हैं जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। पर जैसे ही एक टीचर क्लास में उपस्थित होता है तो वैसे ही सारे बच्चों का मुंह एक ही दिशा में, एक ही तरफ पैरेलल होकर बैठ जाते हैं, और वो दिशा होती है शिक्षक की तरफ। ये लगभग वैसे ही है जैसे आप किसी पानी के मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल अलाइन हो जाता है। तो जब टीचर क्लास में होता है तो उसकी वजह से एक अथॉरिटी का, एक अधिकार का या एक अधिकारी की उपस्थिति का जो दबाव है वो वहाँ पे मौजूद हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे ओबीडियंस, आज्ञाकारिता सीखते हैं। वो बाकी टाइम जब शिक्षक नहीं है तो क्लास में बदमाशी कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, जो कि बहुत आम सी बात है, अच्छी चीज़ है। पर जैसे ही क्लास में शिक्षक आ जाएगा वैसे ही ये सारी चीज़ें चली जाएंगी और एक आज्ञाकारिता वाली भावना उपस्थित हो जाएगी, मौजूद हो जाएगी बच्चों में। और ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट को जनरेट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा इन्होंने डिस्कस कर लिया, ये किस काम का? ये इस काम का है कि जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं या रिमोट लर्निंग की बात करते हैं तो फिजिकल प्रेजेंस निर्धारित होती है। वी आर फिजिकली प्रेजेंट बट नॉट एट द सेम लोकेशन। ये पूरा सिनारियो एक क्लास का है जहाँ पे हम मौजूद हैं, शिक्षक भी मौजूद है, हमारे साथी भी मौजूद हैं, और उसकी वजह से बनने वाले एक एनवायरनमेंट के बारे में बात करें। पर जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को भी दिमाग में रखना होगा कि फिजिकली प्रेजेंट है बट दूर दूर, और ये अपने आप में वो सारे इफेक्ट नहीं पैदा कर सकता जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा जब भी हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करेंगे। हम लोग अपने चौथे मॉडल की तरफ चलते हैं, द टीचिंग मॉडल ऑफ द सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। जो टीचिंग मॉडल है ऑनलाइन एजुकेशन में वो दो तरीके का हो जाता है, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस मॉडल है उसमें क्या है कि टीचर भी ऑनलाइन है, स्टूडेंट भी ऑनलाइन है, और उसमें आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर वो टू वे कम्युनिकेशन वाली क्लास अलाउ की जाती है। अगर टू वे कम्युनिकेशन इज अलाउड तो आपके लिए गुड लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है। टू वे कम्युनिकेशन इन द सेंस कि टीचर बोल रहा है, समझा रहा है, आप उस दौरान अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली वो आपको जवाब दे सकता है। ठीक है। जो उसी में दूसरा वर्जन है कि टीचर्स भी ऑनलाइन हैं, स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन हैं, बट वन वे कम्युनिकेशन है। मतलब कि टीचर ने ये क्या रखा है, भाई मैं या तो क्वेश्चंस क्लास के आखिरी में लूँगा या फिर आपको क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गैदरिंग को पढ़ा रहे हैं। लाइक आपने जूम पे क्लास ले रहे हैं और वहाँ पे 250-300 बच्चे आ गए हैं, और अब पॉसिबल नहीं है कि आप सबके सवाल या सबके जवाब दे पाएँ, तो इसलिए वो वन वे कम्युनिकेशन को रखते हैं। तो यहाँ पे आप एक लर्निंग एनवायरनमेंट तो बहुत बढ़िया मिल जाएगा क्योंकि आप एक अच्छे टीचर हैं, आप बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, पर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़िया डेवलप नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ ये एक एक्सपेंसिव मॉडल है। एक्सपेंसिव मॉडल क्यों है? क्योंकि इसमें इट रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ, मोर रिसोर्सेज एंड मोर टाइम। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ध्यान में रख के आप जो है सिंक्रोनस मॉडल की बात करते हैं। सिंक्रोनस मॉडल रखने के लिए आपको जो कहते हैं कहीं ना कहीं हाई बैंडविड्थ और हाई रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, और टाइम भी आपका काफ़ी लगेगा क्योंकि सारे बच्चे आ जाएँ एक समय में, सारे बच्चे उपलब्ध रहें। क्योंकि जूम या किसी भी तरीके के आप मॉडल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो भी एंटर करता है तो आपको उसको परमिशन देनी पड़ती है, और आपको ये भी नहीं पता होता है कि कौन किस नाम से आ रहा है, कौन किस नाम से जा रहा है। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आपको समय भी चाहिए, आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो वहीं एक दूसरा मॉडल है जो असिंक्रोनस मॉडल है, जिसमें टीचर किसी समय में ऑनलाइन हुआ और उसने अपना जो कंटेंट है वो अपलोड कर दिया। स्टूडेंट जब ऑनलाइन हुए तो उन्होंने भी उस कंटेंट को देख लिया। उसमें भी दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि वो कम्युनिकेट कर सकें। अगर टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, कैसे?
ओनली थ्रू कमेंट्स। वो उस कंटेंट को देखते हैं, जैसे यूट्यूब पे आपने अपना लेक्चर डाल दिया, वहाँ पे स्टूडेंट ने देखा, उसको पढ़ा, देखा, समझा, और उसके बाद उसमें अपने जो कमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो कमेंट के फॉर्म में उसने डाल दिए। वहीं दूसरे में वन वे में क्या होगा कि केवल स्टूडेंट या टीचर ने अपना वो अपलोड कर दिया और कमेंट्स को या तो उसने जवाब नहीं दिया या फिर कमेंट्स उन्होंने डिसेबल कर रखे हैं, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेरीज आने की संभावना है जिसको उनको लगता है कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये तरीका उन्होंने ऑप्ट किया। इन दोनों से एक लर्निंग एनवायरनमेंट तो जनरेट होगा, बट इन माय ओपिनियन इट्स नॉट अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं हमें सिंक्रोनस मॉडल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिखती हैं, पर वो ज़्यादा खर्चीला है। और वहीं जो कहते हैं ये जो असिंक्रोनस मॉडल है, इट रिक्वायर्स लेस बैंडविड्थ, लेस रिसोर्सेज एंड लेस टाइम, क्योंकि बच्चे कभी भी पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको ये देता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। इस वाले मॉडल में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। आप रात में पढ़ रहे हैं, 2 बजे पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे पढ़ रहे हैं, आप कहीं ट्रेन में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई वो नहीं है। एंड इट्स कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव मॉडल। तो ये दोनों ही मॉडल हैं, हमें दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर हम सिंक्रोनस मॉडल को लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसके जो हायर स्ट्रेटा के लोग हैं, ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, पर लोअर स्ट्रेटा के लोगों के लिए कम बेनिफिशियल है। पर वहीं जब आप जो कहते हैं एसिंक्रोनस मॉडल लेंगे तो लोअर स्ट्रेटा के लिए तो बेनिफिशियल होगा, बट एट द सेम टाइम उसमें वो इम्पैक्ट नहीं जनरेट होगा जो कि होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमारी ज़रूरतें क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के साइकोलॉजिकल रेजिलियंस पे काम करें। इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटली और इमोशनली कोप अप विद द क्राइसिस और टू रिटर्न टू प्री क्राइसिस स्टेटस क्विकली। हमें अपने बच्चों को ये भरोसा दिलाना होगा, हमें अपने बच्चों के मन में ये सम्मल बनाना होगा कि चीज़ें इतनी भी नहीं बिगड़ी हैं कि वो सामान्य ना हो सकें, या आज की डेट में जो नई चीज़ें हो रही हैं वही अब सामान्य हैं। उनको इस बात का हमें विश्वास दिलाना होगा, हमें अपनी तरफ से प्रयास करना होगा कि हम अपने बच्चों के साइकोलॉजिकल रेजिलियंस पे को मजबूत कर सकें, उन्हें जल्द से जल्द कोप अप करने के बारे में सिखा सकें, उन्हें कोप अप करने में मदद कर सकें। सेकेंड थिंग, अपग्रेड काउंसलिंग सर्विसेज। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि जो कोई भी यूनिवर्सिटी हो चाहे वो कॉलेज हो, वो अपने यहाँ की जो काउंसलिंग सर्विसेज उनको अपग्रेड करे। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, करियर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे जो थर्ड ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं उनके मन में कि क्या होगा हमारे साथ, कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, कैसे हम क्वालिफाई करेंगे, अगर हमारा एग्ज़ाम होता है या कोई किसी कंपटीशन में हम बैठते तो हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। और क्योंकि अब चीज़ें बहुत कुछ हद तक सिमट गई हैं, बहुत सारा अब रिसेशन है, तो इस समय हमारे लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस बचते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों चीज़ों पर फोकस करें, बच्चों को साइकोलॉजिकल एज वेल एज करियर काउंसलिंग सर्विसेज पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो तीसरा है, जब भी हम कोई पॉलिसी बनाएं वो हर सोसाइटी के हर स्ट्रेटा को ध्यान में रख के बनाएं। कैटर टू ऑल द स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटीज वाइल मेकिंग पॉलिसीज। लाइक डिजिटल डिवाइड, ये एक अपने आप में एक नया किस्म का डिवाइड है। वो लोग जो डिजिटल या फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ यूज टू हैं, फ्रेंडली हैं, समझ में आ जाता है, उन्हें कर लेते हैं, या जिनको हम टेक्नो सेवी कहते हैं। वहीं दूसरा वर्ग है जो उतना टेक्नो सेवी नहीं है, जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता, जिसको लैपटॉप चलाना नहीं आता, जिसको इंटरनेट एक्सेस करना प्रॉपरली तरीके से नहीं आता। तो वो हमारे समाज में दोनों तरीके के लोग हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों तरीके के वर्गों में बटे हुए हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम जो भी पॉलिसी बनाएं वो इस तरीके की हो जो इस डिजिटल डिवाइड को ध्यान में रखे। इकोनॉमिकल स्टेटस, अल्टीमेटली हमें सारी चीज़ें इस बात पे ध्यान रख के बनानी है कि इनकी वजह से हमारे बच्चों पे, हमारे छात्रों पे कोई भी अन्यथा आर्थिक बोझ न पड़े, या न्यूनतम पड़े, या फिर पड़े भी तो उसको सरकारी मदद के ज़रिए कम से कम रखा जाए। सोशल स्टेटस, तमाम तरीके का हमारे समाज में वर्गीकरण है, उनका भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि उसके आधार पे भी हमारे यहाँ रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। वो हो सकता है कि आर्थिक तौर पे पिछड़े हों और कोई उनको अपने यहाँ रिसोर्सेज को एक्सेस करने की छूट न दे या परमिशन न दे, तो उनके लिए हमें कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट बेस्ड सर्विस सेंटर्स या कुछ ऐसे रिसोर्स सेंटर्स खोलने चाहिए जहाँ पे वो बच्चे जाएं, या जैसे वो अपने ग्राम में है, तालुका में है, पंचायत में है, तो वहाँ पे जाएं, वहाँ से जाके चीज़ों को एक्सेस कर सकें। कुछ इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रख के हमें काम करना होगा। इन सारी बातों को हमें अपने ध्यान में रख के ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सोचना होगा, उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में सोचना होगा। ये बहुत कठिन समय है,
पर मैं चलते चलते यही कहना चाहूँगा कि समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कितनी भी विषम क्यों ना हो, क्राइसिस कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी संभावनाओं का द्वार खोलता है। और हर संभावना सही समय पे एड्रेस की जाएगी, सही समय पे उसको अगर हम लोग ध्यान देंगे तो उन संभावनाओं को हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। वो हमारे लिए इट विल बिकम अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर in the sense of economics, in the sense of in the sense of economy, in the sense of knowledge। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं, और भगवान चाहेगा तो हम विश्व गुरु बने रहेंगे। मैं इसी के साथ अपने इस चर्चा को विराम दूंगा और जाते जाते आखिरी कविता जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नरेश सक्सेना जी की ये कविता है कि खत्म हुआ ईंटों के जोड़ों का तनाव, प्लास्टर पर उभर आई हल्की सी मुस्कान, दौड़ी दौड़ी चींटियां ले आईं अपना अपना अन्न जल, फूटने लगे अंकुर, जहाँ था तनाव वहाँ होने लगा उत्सव, हंसी हंसी हंसते हंसते दोहरी हुई जाती है दीवार। ये नरेश सक्सेना जी की दरार कविता का है और ये अपने आप में हमें एक संदेश देती है कि कोई भी जो हमारे जीवन का तनाव है या हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें हैं, वो कहीं ना कहीं एक नई किस्म की अपॉर्चुनिटी को लेकर आती हैं, एक नए किस्म के अवसरों को लेकर आती हैं। तो हमें उस तनाव में दबने की ज़रूरत नहीं है, टूटने की ज़रूरत नहीं है, उन आए हुए अवसरों को समझने की ज़रूरत है और उनको, मैं कहूँ तो, इनकैश करने की ज़रूरत है, उनको हैंडल करने की ज़रूरत है। और हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर इस काम में सक्सेसफुल होंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।